हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनू और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले मैंने प्लांट टेक्सोनॉमी की भी एक वीडियो अपलोड की हुई है और मैं ऐसा प्लान करती हूँ कि जो प्लांट टेक्सोनॉमी है और इकोलॉजी के कुछ जो पोर्शंस रह गए हैं उसको मैं 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू डिस्कस करूँ। तो आज हम लोग इकोलॉजी का एक टॉपिक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है जो भी हमारे लाइफ है और हमारे एनवायरनमेंट पे। तो ये जो टॉपिक है, जैसे कि टॉपिक से पता चल रहा है कि हम लोग एनवायरनमेंट में जो भी पॉल्यूशन है, मतलब जो एनवायरनमेंट जो पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे और हमारे लाइफ के, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी लेवल हो या फिर एमएससी लेवल, मतलब हर एक चीज़ के लिए एक एनवायरमेंटल कंसर्न जो भी पीपल हैं उनके लिए भी बहुत ही अवेयरनेस, जिस पे सभी को अवेयर रहना चाहिए, वैसा ये एक टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और पॉल्यूशन का क्या सिनेरियो है अभी के जो प्रोस्पेक्ट में, हमारा प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट में। टुडे द वर्ल्ड पॉल्यूशन इज हर्ड फ्रॉम ऑल द नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब। अभी हम लोग विश्व का ये बहुत ही एक ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाने वाला टर्म है और सभी लोग बहुत ही चिंतित हैं, चाहे पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि किस तरीके से इस पॉल्यूशन को कम किया जा सके, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होते हैं और भी बहुत सारे हेजार्डस जो इफ़ेक्ट हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो पोल्यूशन वर्ड है ये एक नया वर्ड नहीं है, अभी हम लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। एंड द पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ मेजर थ्रेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग एंड मैनकाइंड ऑफ दिस अर्थ। और हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉल्यूशन जो है ना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा एक तरीके का टॉर्चर है मैनकाइंड के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। तो पॉल्यूशन ऑफ ए वेरियस रिसोर्सेज हैज़ गॉन to such an extent that we are unable to breathe fresh air and fresh water। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए कि अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, अगर मतलब इतना ज़्यादा एक्सटेंट में अगर फैल जाता है हमारे पूरे ग्लोब पे, या हम लोग वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत आ जाएगी कि जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट नीड है लाइफ का, एक शुद्ध हवा, ठीक है, शुद्ध पानी और भी सभी चीज़ें हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाइटल नीड है एक लाइफ का, ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए, तो फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगा और फ्रेश वाटर भी बहुत ही मुश्किल, क्योंकि सब कुछ पॉल्यूट इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि कोई भी जो रिसोर्सेस लिविंग बीइंग के लिए चाहिए वो आपको फ्रेश कंडीशंस में नहीं मिलेंगे। On one hand, the advancement of science and technology have added to human comforts by giving us automobiles, electrical appliances, supersonic jets, spacecrafts, better medicines, better chemicals to control harmful insects and other pests, ठीक है। इसमें ये क्या मतलब है इसका कि जो भी एडवांसमेंट्स हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत ही एडवांसमेंट है अभी, और फ्यूचर में और ज़्यादा एडवांसमेंट होने की संभावना है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें लाइफ के कंफर्ट्स देता है ना, ह्यूमन जो बीइंग है उनके कंफर्ट्स लेवल को बढ़ाता है, उनके लाइफ को कंफर्ट करता है, ठीक है। और किस तरीके से कंफर्ट करता है, उनको जो भी टेक्निक है, मतलब ऐसे ऐसे टेक्निक जिससे लाइफ जो है आसान हो गई। जैसे ऑटोमोबाइल, हम लोगों को कहीं जाना है तो ऑटोमोबाइल्स हैं, मतलब गाड़ी हैं, कार है, बाइक है, ठीक है, इस तरीके के जो भी व्हीकल्स हैं वो सभी ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। तो बहुत तरीके के व्हीकल्स हो सकते हैं, बाय एयर हो सकते हैं, बाय रेलवे भी हो सकता है, रोड नेटवर्क्स भी हो सकता है। तो बहुत तरीके के ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर ब्रॉड सेंस में हम लोग देखते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस हम अगर अपने घर से ही शुरू करें तो किचन से लेकर करके सारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है, मिक्सी है, फ्रिज है, एसी है,
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग कहीं भी आप एक नज़र घुमा लीजिए तो आपके आसपास आप देखेंगे कि आप घिरे हुए हैं पूरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से। और अगर हम लोग बहुत और भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक की बात करें कि अगर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सुपरसोनिक जेट्स हैं, बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं जो मतलब मीलों लंबी जो दूरी है उसको कुछ सेकंड्स में ही वो कर सकते हैं उसको पूरी। उसके अलावा आजकल मेडिकल जो सेंस है उसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ होता है, सीटी स्कैनिंग है, और इसके अलावा बहुत सारी हियरिंग एड्स हैं, बहुत अच्छे मेडिसिन्स आ गए हैं अभी, और इन मेडिसिन्स में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी इंसेक्टिसाइड्स घर में अगर जैसे मच्छर लगते हैं तो हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट्स, और इसके लिए जो बहुत सारे कॉकरोच किलर या इंसेक्ट्स किलर्स यानी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। जो किसान हैं वो अपने खेतों में भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ताकि वो उनका जो क्रॉप यील्ड है वो अच्छा हो सके, नुकसान नहीं पहुँचे एग्रीकल्चर जो भी है फील्ड्स और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एडवांसमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आई है अभी के समय में, जो कि ह्यूमन कंफर्ट या और ह्यूमन को जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको हेल्प होने के लिए ये है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया एक प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ये हमारी सुविधा के लिए है जिससे कि हमारा लाइफ जो है वो आसान हो सके। लेकिन अगर दूसरे सेंस में भी सोचें कि हम लोगों ने इतने साइंस और टेक्निक को बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट के संग में इतना छेड़छाड़ किया है कि, और इतने ज़्यादा केमिकल्स और मतलब इतने ज़्यादा हम लोग डूब चुके हैं एडवांसमेंट में कि हम लोगों ने कभी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये जो भी हम लोग अपने कंफर्ट के लिए बना रहे हैं उसको कितने प्रोपोर्शन में बनाएं, उसको किस तरीके से सस्टेनेबल यूज़ करें, ठीक है। तो जो वर्स कंडीशन क्या है कि हर चीज़ की अति खराब होती है, उसी तरीके से ये सारे जो केमिकल्स हैं, चाहे हम लोग फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में, या फिर जो भी टेक्निक हम लोग कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी यूज़ करते हैं, सभी को जो एनवायरनमेंट होता है उसकी एक कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, उतने ही सेंस तक वो उस चीज़ को एनवायरनमेंट में वो एब्जॉर्ब कर करके उसको ऑमिट कर सकता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन होता है उसके वजह से ये सभी जो चीज़ें हैं ना जा करके एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं जा करके ये डिपॉजिट हो जाती हैं, और डिपॉजिट होने के बाद में ये अनवांटेड केमिकल्स या अनवांटेड सब्सटेंस के फॉर्म में ये रह जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट। अनवांटेड है तो सिंपल सी बात है वो वेस्ट है, ठीक है। तो ये जो वेस्ट होता है ना ये हैजार्डस होता है फॉर मैनकाइंड एंड फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द अदर लिविंग बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं, ये जो पूरा फिनोमिना है इसको हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑन अदर हैंड दे हैव गिवन अस अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू फेस, दैट इज पॉल्यूशन, ठीक है। तो किस तरीके से पॉल्यूशन होता है, एक बेसिक आइडिया जिसको कहते हैं वो मैंने आपको दिया कि पॉल्यूशन क्या होता है। अब अगर जो हम देखते हैं पॉल्यूशन के सेंस में कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस में किन किन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, तो मोस्ट कॉमनली हम लोग अपने आसपास फैक्ट्रीज देखते हैं, ठीक है, जिससे भी केमिकल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, साउंड पॉल्यूशन भी होता है, उसके अलावा एयर पॉल्यूशन भी होता है, थर्मल इमिशंस भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉल्यूशंस जो हैं वो फैक्ट्री से भी होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑयल स्पिल्स हैं या माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक मैंने यहाँ एक इमेज लगाया हुआ है जिसमें कि ऑयल स्पिलिंग, और या फिर आप माइनिंग में देख, जो भी कॉपर माइन है वो भी क्या करते हैं, वाटर जो उसके आसपास है ना उसको कंटामिनेट, जो भी रनिंग वाटर है उसको कंटामिनेट कर देते हैं वो। तो ये कंटामिनेशन है आपका कॉपर और माइनिंग का। थर्ड जो फोटो है ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, आप लोग भी कॉमनली देख सकते हैं। अगर आपके आसपास ही कहीं ना कहीं ये जो इमेज है इसके जैसा ये दिख रहा है वैसा आप भी अगर आसपास जाएं, आपके आसपास कहीं ना कहीं ये सिनेरियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से इससे परिचित हैं कि किस तरीके से जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है रिवर्स का वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, उसमें हैवी मेटल्स इतने ज़्यादा डिजॉल्व हो चुके हैं कि पूरा इकॉर्निया जो है, अनवांटेड जो हाइड्रोफाइट्स हैं जो कि पॉल्यूशन टॉलरेंट होते हैं वो वहाँ पर डेवलप कर जाते हैं। उसके अलावा देखिए कितना प्लास्टिक और जो अदर मटेरियल गार्बेजेस हैं वो यहाँ थ्रो किए गए हैं। तो ये एक हमारा सिनेरियो है, अगर अपने घर से हुआ तो भाई बाहर फेंक दो, या फिर कहीं भी ले जा करके ऐसे जगह पे
उसको डिस्पोज कर दो। ठीक है, तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन जो है हमारे हाउस होल्ड से ये पॉल्यूशन जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट में ये चला जाता है। अब हमने बहुत सारे प्रोस्पेक्ट पे बात किया पॉल्यूशन का। अब हम लोग समझते हैं कि पॉल्यूशन है क्या एज पर डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से पॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है व्हाट इज पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन क्या है। तो देखिए इसके डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग द टर्म पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन जो टर्म है दैट रेफर्स टू एनी चेंज इन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। कोई भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेस हैं या एनवायरनमेंट्स के फैक्टर्स हैं, उसके जो नेचुरल क्वालिटी है, उनकी जो एक नेचुरल अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उसमें अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, और वो चेंजेस किस किस चीज़ से हो सकते हैं, किसी भी केमिकल से हो सकते हैं, किसी भी फिजिकल जो फेनोमेना है उससे भी हो सकते हैं, या फिर किसी बायोलॉजिकल फैक्टर से भी ये हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। मतलब नेचुरल जो भी रिसोर्सेस हैं या नेचुरल जो भी फीचर्स हैं, ठीक है, वो अपने अगर नेचुरल क्वालिटी को छोड़ कर करके दूसरी क्वालिटी अटेन कर लेते हैं या फिर हैजार्डस हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन, कि वो जो है नेचुरल सब्सटेंस वो पॉल्यूट हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा है पॉल्यूशन इज दस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन एनी कंपोनेंट। और एक और अगर इसे अच्छे से इस परिभाषा से हम लोग समझते हैं तो पॉल्यूशन इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस है। अब चेंजेस किस चीज़ में होगी, एनी कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर, बायोस्फेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एयर हो सकता है, लैंड हो सकता है, और भी जो सारे चीज़ हैं, वाटर हो सकता है, ठीक है, वो सभी जो कंपोनेंट्स हैं हमारे बायोस्फेयर के, वो सभी कंटामिनेट हो जाते हैं। ठीक है, उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस हो जाते हैं दैट इज़ हार्मफुल टू द लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, और ये क्या होता है, हेजार्डस यानी हार्मफुल हो जाता है लिविंग कंपोनेंट्स के लिए, एंड इन पर्टिकुलर अनडिजायरेबल फॉर मैन, अफेक्टिंग एडवर्सली द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कल्चरल एंड नेचुरल एसेट्स और जनरल एनवायरनमेंट। अब ये हेजार्डस हो गया है, तो हेजार्डस होने के बाद में ये सिर्फ मैन के लिए ही नहीं, मैन के लिए भी अनडिजायरेबल हो गया, ह्यूमन को चाहिए लेकिन वो थोड़ा सा प्योर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल हो गया क्योंकि उस फॉर्म में जो मैन है उसे कंज्यूम नहीं कर सकता है। और उसके अलावे ह्यूमन के अलावे ये जो बहुत सारा जो प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, तो जैसे कल्चरल प्रोसेसेस है, कल्चरल एसेट्स है या नेचुरल एसेट्स है। नेचुरल एसेट्स मीन्स हमारा नेचुरल हमारा एसेट क्या है, हमारा प्योर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो हमारा एसेट है जो कि हमको बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड मिलता है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को जैसे फॉर्म में हमें मिला है उस फॉर्म में हम उसे कंजर्व करके रखें और दूसरे जनरेशन को वो पास आउट करें। ठीक है, तो इस तरीके से पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज है जो कि बायोस्फीयर के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको ये पॉल्यूट करता है या उसको चेंज करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसमें होता क्या है, इसे हार्मफुल बनाता है। किस चीज़ को हार्मफुल बनाता है, जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे बायोस्फीयर के, हमको पता है कि जितने भी बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स हैं वो एक लिविंग बीइंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, उस सारे कंपोनेंट्स को बदल देता है, उसे जिससे फ़ायदा होने वाला था वो नुकसान होने लग जाता है उससे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हेजार्डस जो भी वेस्ट्स हैं, कैसे वेस्ट जनरेट होते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और वो किस तरीके से वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद में वो ह्यूमन के लिए वो अनडिज़ायरेबल हो सकते हैं। मतलब ह्यूमन को उस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे पानी की ज़रूरत है ह्यूमन को क्योंकि उसे पीना है, लेकिन अगर वो पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो, ठीक है, तो वो तो जहर के समान है, वो उसे कंज्यूम नहीं कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई फ्रूट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे करके ग्रो करते हैं तो वो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फ्रूट्स में भी डिपॉजिट हो जाते हैं या जो वेजिटेबल्स उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। अब अगर आप उन किसी न किसी फॉर्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन अगर उस केमिकल वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कंज्यूम करता है तो वो केमिकल उसकी बॉडी में जाकर करके हेजार्डस इफेक्ट जो है, कैंसर जैसे इफेक्ट्स ऑन्कोजेनिक हो सकते हैं, वो कॉज करते हैं। तो इस तरीके से जो एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सभी हेजार्डस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन।
तो ओवरऑल क्या हो गया कि पॉल्यूशन एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज है कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर का, जिसमें उसके प्योरिटी को छोड़ कर करके कुछ इम्प्योरिटी इतने ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं जिसको कि एनवायरनमेंट जो है अब अपने आप से उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको प्योरीफाई नहीं कर सकता है और वो वहाँ कंटिन्यूस डिपॉजिट होने लग जाते हैं। उसके बाद में चूंकि हम लोग रिलाई करते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे रिलाई करते हैं, उसको कंपोनेंट्स पे रिलाई करते हैं, तो वो एक तरीके से हैजार्डस हो जाता है फॉर द मैनकाइंड एंड लिविंग बींग्स। ठीक है, और ये तो डायरेक्टली लिविंग बींग्स पर ही अफेक्ट हुआ। उसके अलावा लिविंग बींग एक बार अगर अफेक्टेड होते हैं तो हर तरीके से नेचुरल और कल्चरल जो प्रोस्पेक्ट है वो भी इफेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग मनी के भी सेंस में इकोनॉमिकली भी वीक होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का सब आपस में इंटरलिंक्ड है फॉर द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो हर चीज़ को अफेक्टेड करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉल्यूशन तो समझ लिया कि पॉल्यूशन जो है वो उसमें कुछ जो मटेरियल्स हैं वो अनवांटेडली डिपॉजिट हो जाते हैं कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है, तो अब ये जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं जो डिपॉजिट होते हैं किसी भी नेचुरल जो हमारे फिनोमेना है या जिसको कंटामिनेंट जो हैं जो कंटामिनेट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उसके कंपोनेंट्स को, बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो ये जो कंटामिनेंट्स हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर, इससे जो क्वेश्चन अराइज होता है उसको हम लोग कहते हैं व्हाट इज पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूशन जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जिस डिपोजिशन या कंटामिनेंट्स की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, वे सभी कंटामिनेंट्स को हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। क्यों पॉल्यूटेंट्स क्यों कह रहे हैं? पॉल्यूटेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो गया, व्हाट इज पॉल्यूटेंट्स। इसके अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एनी सब्सटेंस विच कॉजेज पॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट। अ पॉल्यूटेंट मे दस इंक्लूड एनी केमिकल और जियोकेमिकल। जियोकेमिकल्स मीन्स जो अर्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, अर्थ से निकलने वाले जो केमिकल्स हो सकते हैं, केमिकल्स इन द सेंस डस्ट हो सकता है, कुछ सेडिमेंट्स हो सकते हैं, ग्रिट्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे ओर हैं वो सभी डस्टी पार्टिकल्स में आते हैं। ये हो गया एक सब्सटेंस। दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में पॉलन हो सकता है। ठीक है, पॉलन भी जो है वो एयर में पॉल्यूशन अगर एक अमाउंट से ज़्यादा हो तो पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है। उसके बाद में बहुत सारे जैसे ड्राई लीव्स हैं या वो भी अगर बाद में डस्ट बन कर करके हवा के संग में अगर सस्पेंडेड जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके फॉर्म में रहे तो वो भी जो है जब उनका ब्रेक डाउन होता है, देखिए बायोटिक कंपोनेंट का जब डिकम्पोजिशन होता है उस फॉर्म में कुछ कुछ हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, वो भी एक तरीके के पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इस तरीके के हम लोग कह सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट बाई प्रोडक्ट्स मतलब एक तो हो गया आपका लिविंग बायोटिक कंपोनेंट से जो पॉल्यूशन होगा और दूसरा जो डेड होने के बाद होगा। ठीक है, ये भी है। और उसके बाद है फिजिकल फैक्टर्स जस्ट लाइक हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है नेचर में वो हो गया, दैट इज रिलीज्ड इंटेंशनली बाय द मैन इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें हो गया जो कि मैन जो है, ह्यूमन जो है, अपना जब बहुत सारा अपना जो लाइफ का जो हम लोग कहते हैं ना कंफर्ट को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करता है उसको वो जब बाई प्रोडक्ट के रूप में एनवायरनमेंट में वो रिलीज करता है एज अ वेस्ट। ठीक है, तो वो वेस्ट जो है in such a concentration that may have adverse, harmful और unpleasant effect। और वो क्या करता है, इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन में उस वेस्ट को जेनरेट करता है और एनवायरनमेंट में रिलीज करता है कि वो सारा जो वेस्ट है वो एडवर्स और हार्मफुल इफेक्ट जो है वो करता है फॉर एनवायरनमेंट, फॉर द मैनकाइंड। ठीक है, वो वापस उसको भी हार्म करता है प्लस पूरे एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय करता है। इसी जो सब्सटेंसेस है दे आर नोन एज पॉल्यूटेंट। अब ये जो पॉल्यूटेंट हैं ये अगर हम लोग कहते हैं तो दो तरीके से जनरेट हो सकते हैं। एक तो नेचुरली जनरेट हो सकते हैं, दूसरा जो एंथ्रोपोजेनिक जो सोर्सेस हैं उससे भी जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, यानी
नेचर से भी जनरेट हो सकता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि पॉलन डिस्पर्सल होता है, तो पॉलन डिस्पर्सल में क्या होगा, वो नेचुरल जनरेशन है। अगर बिजली कौनता है उसके वजह से बहुत सारे ऐसे गैसेस जो हैं, या फिर एसिड रेन अगर कॉज होता है तो वो भी एक तरीके से नेचुरल हम लोग फेनोमेना में लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन की वजह से पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन में जो भी ऑटोमोबाइल जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से H2S जो गैस होता है और एसिड रेन होता है, ये सभी क्या है, ह्यूमन के जनरेट किए हुए हैं। उसके बाद जितने भी लैंड फिल्स हम लोग देखते हैं, ज़मीन पर जो इतने सारे कूड़े कचड़े पड़े रहते हैं, वो कैसे हैं, वो भी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ है उससे जनरेट होता है। अब वो चाहे अपने रेगुलर जो लाइफ का जो पार्ट है, होम से जनरेटेड वेस्ट हो, या डोमेस्टिक वेस्ट हो, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, या बिल्डिंग वगैरह बन रही हो उससे जो जनरेट हो रहे हैं वेस्ट, वो किसी भी तरीके का ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो भी होगी डेवलपमेंट के लिए, उसे जनरेट हो सकते हैं। अगर हम लोग इसको एक वन सेंटेंस में अगर डिफाइन करना चाहें तो अ पॉल्यूटेंट हैज़ ऑल्सो बिन डिफाइंड एज एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच अ कंसंट्रेशन एज मे बी टेंड टू बी इंजूरियस टू द एनवायरनमेंट। तो कोई भी एक यूजफुल सॉलिड, लिक्विड, गैस भी है, अगर यूजफुल भी है, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने अप्रोप्रिएट अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में अगर एनवायरनमेंट में अगर प्रेजेंट हो रहा है, उसका प्रोपोर्शन अगर बहुत हाई है, कंसंट्रेशन बहुत हाई है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में किसी भी चीज़ को एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होना जरूरी है, जहाँ पर एनवायरनमेंट उस चीज़ को सस्टेन करके रख सके और अपने प्योरिटी को वो बनाए रख सके। अगर उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो इंजूरियस होता है एनवायरनमेंट के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट। अब जो ये पॉल्यूटेंट है, ब्रॉड सेंस में कहें तो इसे दो बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन डिग्रेडेबल, दूसरा है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो एक है नॉन डिग्रेडेबल और दूसरा बायोडिग्रेडेबल। अब चलिए इसे देखते हैं कि ये है क्या। तो फर्स्ट नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, पहला हो गया आपका नॉन डिग्रेडेबल। अब नॉन डिग्रेडेबल क्या है? दीज आर द मटेरियल्स एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस like aluminum cans, mercuric salts, long chain phenolics, DDT, plastic, polythenes, etc. etc. तो ये जो ऐसे मटेरियल है ना जो कि पॉइजनस सब्सटेंसेस से बने हुए हो, तो पॉइजनस यानी किसी में कोई रेडिएशन इमिट करेगा या कोई ऐसे एनवायरनमेंट में और भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, या कुछ जो है बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होगा तो वो अनवांटेडली डिपॉजिट होता जाएगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके के जो सब्सटेंस हैं जो ऑलरेडी नेचर वाइज ही पॉइजनस हैं, वो अगर एक्यूमुलेट होते हैं एनवायरनमेंट में तो वो हो गए आपके नॉन डिग्रेडेबल, जिसको कि एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो उसे डिग्रेड नहीं कर पाते हैं खुद, ठीक है, वो किसी भी कंडीशंस में वो डिग्रेड नहीं हो सकते हैं। जैसे मर्क्यूरिक सॉल्ट वगैरह तो है सबसे कॉमन एग्जाम्पल। अगर हम लोग अगर देखते हैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल की तरफ, तो पॉलीथीन। इतने दिन से पॉलीथीन गवर्नमेंट भी कह रही है कि बैन द प्लास्टिक्स, बैन द पॉलीथीन्स, ठीक है, पॉलीथीन स्पेशली। और अभी DDT वगैरह का भी जो यूज़ है एग्रीकल्चर में उसे भी कम किया गया है। तो पॉलीथीन्स वगैरह, तो पॉलीथीन को क्यों बैन किया जा रहा है? पॉलीथीन को इसीलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है, बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होता। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पॉलीथीन्स को डिग्रेड नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो लैंड में हो, चाहे सी में हो या वाटर बॉडी में हो, कहीं भी वो हमेशा के लिए वो डिपॉजिट हो जाता है। और ये क्या करता है, पोरिसिटी कम कर देता है जो भी लैंड है उसका, ठीक है, उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उस पर ये इफेक्ट करता है। उसके अलावा ये रेडियो एक्टिव होता है, इसमें से जो इमिशंस निकलते हैं वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। जो माइक्रोबियल हम लोगों का फौना है सॉइल का, और या फिर फ्लोरा भी है, उसको भी वो उसके लिए भी हैजार्डस होते हैं वो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बहुत बार पॉलीथीन्स जो हैं वो जो हमारे केटल्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये सभी नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो अपने डिग्रेड नेचुरली नहीं कर पाता है। दे आर नॉट साइकिल्ड इन द इकोसिस्टम नेचुरली, और ये रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं इकोसिस्टम में नेचुरल वे में। They not only accumulate but often biologically magnified with their subsequent movement in the food chains and biogeochemical cycles.
तो इसमें से बहुत सारे ऐसे नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि जो इकोसिस्टम का जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स है उसमें भी घुस जाते हैं, उसको भी कंटामिनेट करते हैं। इवन यहाँ तक फूड साइकिल में भी या फूड चेन में भी वो एंटर कर जाता है। जैसे अगर एक कैटल है, अगर पॉलीथीन को ही खा लेता है तो एक तरीके से उनके जो कहते हैं लाइफ साइकिल उसमें भी वो आ जाता है। तो जब तक वो उसको कंज्यूम कर पाता है तब तक तो ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट में अगर कंज्यूम कर रहा है तो किसी भी तरीके से डाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर एक बार वो लार्ज अमाउंट में अगर कंज्यूम कर लेता है तो क्या करता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को उनका ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। तो ये भी एक फूड चेन्स में भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन इससे होता है। अब फूड चेन्स में कैसा कंटामिनेशन होगा, सपोज कोई मेडिसिन ही यूज़ किया जा रहा है, या फिर बहुत बार हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे पोल्ट्री फॉर्म में चिकन जो कंज्यूम करते हैं तो उनको चिकन को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक वगैरह दिए जाते हैं। अब उनको अगर एक कोई भी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, वो कुछ प्रोपोर्शन में वो एंटीबायोटिक जो है वो ह्यूमन के बॉडी में भी आता है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में कि उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, जबकि उसने ह्यूमन जो बीइंग है उन्हें खुद से नहीं ली होती है, अपना जो भी एंटीबायोटिक है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, फिर भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस या फिर अदर जो प्रॉब्लम है, ट्रबल है इस केमिकल से रिलेटेड, वो फेस करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी कंटामिनेटेड फूड अगर जो फूड चेन में भी एंटर करने से इस टाइप से रिएक्शंस होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। और नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, वो डिग्रेड नहीं होने की वजह से फूड चेन में भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल में भी वो मूव करते जाते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है, या अगर कोई चिकन या कोई भी अगर सपोज एनिमल अगर डाई होता है और वो अगर कुछ ऐसे चीज़ को खा करके मरा होता है जो कि केमिकल हैजार्डस है, तो उसको अगर कोई बर्ड्स वगैरह जैसे ईगल वगैरह कुछ अगर उस पर फीड करते हैं तो उनके लिए वो हैजार्डस ही होता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया फूड चेन्स के कंटामिनेशन का, जो कि नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या हैं। दीज आर द डोमेस्टिक वेस्ट्स, ठीक है, जो घर से निकलने वाला बहुत सारा कचरा होता है। हालांकि इसमें दोनों ही प्रकार का होता है, नॉन डिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल दोनों। तो बायोडिग्रेडेबल वैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि जल्दी रैपिडली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं अंडर नेचुरल कंडीशंस। जैसे अगर हम लोग गार्डन में भी कहीं अगर दबा दें, जैसे छिलका हो गया, जितने भी ऑर्गेनिक मीन्स जो हमारे वेजिटेबल्स का जो पील ऑफ है वो हो गया, फ्रूट्स हो गया जो कि सड़ गया है या कुछ भी, तो या फिर गार्डन के जो लीव्स हैं वो सभी को अगर हम लोग एक जगह ले जा करके स्टोर कर दें, उसको एक पिट बना करके उसमें अगर हम लोग रख दें तो वो नेचुरली भी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो भी वेस्ट जेनरेट होते हैं या फिर वेस्ट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि अगर ये ज़्यादा डिपॉजिट होंगे तो पॉल्यूटेंट्स ही हैं, लेकिन ये इसको जो नेचर है अपने आप ही उसको डिग्रेड कर देता है, ह्यूमन को एक्स्ट्रा एफर्ट उसके लिए नहीं लगाना पड़ता है। दे मे क्रिएट प्रॉब्लम्स व्हेन दे एक्यूमुलेट इन देयर एक्यूमुलेट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कब करेंगे, जब आवश्यकता से ज़्यादा ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे किसी भी एनवायरनमेंट में। देयर इनपुट इनटू द एनवायरनमेंट एक्सीड्स देयर डिकम्पोजिशन। अब ये पॉल्यूटेंट के फॉर्म में कब रहेंगे, देखिए जब तक एनवायरनमेंट इसको इजीली रिसाइकल करता जाता है खुद ब खुद, ठीक है, तब तक ये पॉल्यूटेंट नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर इनपुट उस एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा है, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा वेस्ट जो है जनरेट कर रहे हैं कि उस प्रोपोर्शन में एटमॉस्फेयर में रिसाइकलिंग का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं वो सभी एज अ पॉल्यूटेंट से माना जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए वो हैजार्डस हो जाते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है जिसके अंदर ही वे किसी भी जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उसको रिसाइकिल कर सकता है, ठीक है। तो उससे अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो बर्डन होता है एनवायरनमेंट के लिए, जिसकी वजह से उस लेवल पे एनवायरनमेंट को उस लेवल पे ये पॉल्यूशन जो है एज अ पॉल्यूटेंट ये काम करता है और पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ठीक है पॉल्यूशन हमने पढ़ा, पॉल्यूटेंट पढ़ा, पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ा, क्या होता है नॉन डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, ठीक है। अब अगर एक कॉमन सेंस में अगर हम लोग बात करते हैं कि पॉल्यूशन तो हम लोग कह रहे हैं, तो पॉल्यूशन के लिए इतने हम लोग परेशान क्यों हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैं कुछ ही यहाँ बातों को रखती हूँ
कि पॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा। पॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोगों को क्या क्या कॉस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है, किसको क्या पे करना पड़ता है। तो और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। एक कॉमन इफेक्ट जो होता है पॉल्यूशन का वो क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम लोग इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन या फिर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट, मेडिकल केयर फॉर द हेल्थ ड्यू टू डिजीजेज एज ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, लंग कैंसर एक्सेट्रा। ठीक है, पहला क्या चीज़ है कि अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ जाए, एयर पॉल्यूशन में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, जितने हम लोग मतलब अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड रखेंगे उतने ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जेनरेट होंगे और उनकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लंग इन्फेक्शन से होता है, बहुत बार वायरस या बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये मोस्टली बैक्टीरियल होता है, कभी कभी वायरल भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइफाइड में हम लोगों को पता है कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। लंग कैंसर जो कंटामिनेटेड एयर है, मोस्टली कंटामिनेटेड एयर की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हम लोग किसी न किसी फॉर्म में ये जो डिजीज़ हैं वो पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं। ठीक है, और एक बार ये डिजीज़ हो जाने के बाद कितने ज़्यादा मेडिकल केयर का ज़रूरत पड़ता है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं, ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो भी मुश्किल हो जाता है बहुत बार, और जो एक्सपेंसेस हैं मेडिकल एक्सपेंसेस वो बढ़ते हैं, वो अलग। ठीक, दूसरे अगर हम लोग कॉज की बात करते हैं, लॉस ऑफ रिसोर्सेज बाय अननेसेसरी वेस्टफुल एक्सप्लॉइटेशन। अब रिसोर्सेज जो है ना उसको अगर सस्टेनेबल अगर उसका यूज़ नहीं किया जाए, मतलब इस तरीके से उसे नहीं यूज़ किया जाए कि हम लोग जितना वो अवेलेबल है उससे बहुत ज़्यादा हायर प्रोपोर्शन में हम लोग उसको यूज़ कर लें और फिर से उसे जेनरेट अगर नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वेस्टफुल एक्सप्लॉइटेशन होगा। पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है वो, तो रिसोर्स भी खत्म हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि हमारे यूज़ के बाद वो एज अ वेस्ट एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वो पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक तरफ तो हम लोग रिसोर्स अपना लूज करते ही हैं, प्लस उसके साथ ही साथ अपने लिए एक हैजार्डस एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो पॉल्यूशन है उसकी एक वजह लॉस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन भी है, मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो भी है। तो ये भी हम लोगों को कॉस्ट चुकाना पड़ता है कि रिसोर्सेज भी लॉस्ट होता है और पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। और पॉल्यूशन इंक्रीज होने के बाद में जो अदर जो हैजार्डस जो प्रोसेस हैं उसके लिए फिर एक्स्ट्रा मनी खर्च करना पड़ता है उसको फिर से सस्टेनेबल बनाने के लिए, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल इन्वॉल्विंग मनी, फंड्स, मैन पावर फॉर द डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब क्या होता है कि पॉल्यूशन अगर एक बार बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी एनवायरनमेंट में, तो गवर्नमेंट जो होती है, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा और फंड, इसके अलावे उसको एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, यानी उस जो भी पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए बहुत सारा मैन पावर लगता है, बहुत सारे मशीनें लगती हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। ठीक है, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा खर्च है ना, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अपने अपने लेवल से भी अगर सस्टेनेबल यूज़ करें तो शायद इस जो खर्च है इसको हम लोग बचा सकते हैं। और ये कहाँ से आता है, ये हमारे टैक्स से ही आएगा ना, टैक्स पेयर्स जो है वो टैक्स देंगे, उसी से वही गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो अगर हम अपने लेवल से ही थोड़ा थोड़ा अगर सस्टेनेबल यूज़ करें और पॉल्यूशन अगर पॉल्यूट नहीं करे ज़्यादा एनवायरनमेंट को, वेस्ट जो है कम से कम जेनरेट करें, तो क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा एनवायरनमेंट में, और पॉल्यूशन कम होने की वजह से हमारे ही पैसे को सेव किया जाएगा, मतलब हमारा पैसा जो है वो बच जाएगा। दूसरा है कोरोजन ऑफ मेटल्स एज आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, निकेल, जिंक, लेड एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से कोरोजन भी होता है। कोरोजन होता है, कोरोजन में क्या करते हैं हम लोग, जो भी मेटेलिक जो भी बॉडी है वो क्या होता है, कोरोड होता है ना, कोरोड मतलब हम लोग कहते हैं ना झड़ जाता है थोड़ा, उसका एक जो लेयर है वो रफ हो जाता है, उसमें से कुछ आयंस जो हैं वो या फिर कुछ मेटल पार्ट्स जो हैं वो सभी में वो शेड आउट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, कोरोड होना। ठीक है, तो ये बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एयर जो है इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, हैवी मेटल पॉल्यूशन से इतना ज़्यादा हो चुका है, या फिर एसिडिक इतना एयर हो चुका होता है कि बहुत सारे जो जैसे
आयरन अगर रखा है, हम लोग आयरन में सबसे कॉमनली देखते हैं कि उसमें जंग लग जाता है। जंग क्या है, वो भी एक तरीके का कोरोजन है, ठीक है। तो वो स्टील में वो कोरोजन हो जाता है। उसके अलावा हम लोग बहुत बार एल्यूमिनियम में भी देखते हैं कि उसमें एल्म फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो मेटल्स हैं, हम लोग बहुत सारे मेटेलिक बॉडीज यूज़ करते हैं, किचन में भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स में यूज़ होता है। तो वो सभी जो मेटल्स हैं ना, वो कोरोड होते हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अब एयर का जो भी पीएच है एसिडिक है, अगर उसका जो एक हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, जो उसका जो पीएच है वो अगर ख़राब हो जाए या और कोई हैजार्डस गैसेस मिक्स हो जाए, तो ये सभी पोल्यूशंस जो हैं ये होते हैं। उसके बाद डैमेज टू क्रॉप प्रोडक्शन भी डैमेज होता है, क्योंकि ये इसमें लैंड पॉल्यूशन भी हम लोग देख सकते हैं। अगर लैंड जो है उसका बहुत सारे जो कंटामिनेंट्स अगर उसमें आ गए हैं, अब बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स भी हो सकते हैं या फिर हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पीएच अगर ख़राब हो जाता है सॉइल का, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो लॉस होता है। सॉइलिंग ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी बहुत बार कोरोड हो जाते हैं। और इसमें अगर एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो जो मथुरा में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं आगरा के करीब में, ठीक है, आगरा के सराउंडिंग्स में, उसकी वजह से जो गैसेस निकलते हैं उन रिफाइनरीज की वजह से, उसके वजह से जो ताजमहल है, ठीक है, वो कोरोड हो रहा है। उसका जो कलर है वो वाइट से येलोइश होता जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सभी सफ़र कर रहे हैं, जो कि हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो हमारे एनवायरनमेंट से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से उससे वो भी सफ़र करते हैं, जो कि बहुत बड़े सोर्स हैं हमारे जो भी टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ के। तो चलिए अब कुछ बात करते हैं, कुछ ओवरऑल जो लुक है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन के विषय में, कि किस किस तरीके के काइंड पोल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्लासीफाई किया है दो टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट बीइंग पॉल्यूटेड, किस टाइप का एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट जो हैं पॉल्यूटेड हो रहे हैं, उसकी बेसिस पे अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं पोल्यूशन को। तो एयर पोल्यूशन है अगर एयर पॉल्यूट होता है, वाटर पोल्यूशन है अगर वाटर पॉल्यूट होता है, लैंड पोल्यूशन है अगर लैंड पॉल्यूट होता है, और मैराइन पोल्यूशन है अगर मैराइन पॉल्यूट होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट इन्वॉल्व, किस टाइप का पॉल्यूटेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे। पहले हमने क्या देखा था कि एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट जो हैं वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं उसकी बेसिस पे। दूसरा है कि पॉल्यूटेंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, किस टाइप का पॉल्यूटेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है तो हम लोग कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन है। फ्लोराइड पॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ फ्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोक पॉल्यूशन है स्मोक की वजह से। लेड पॉल्यूशन, मरकरी पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी लैंडफिल दिखाया था आपको। उसके बाद में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की वजह से। और उसके बाद में नॉइस पॉल्यूशन, जो कि साउंड की वजह से होता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप हैं पॉल्यूशन के, जिसको हम लोग अपने आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप, सारे तो सारे नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो पॉल्यूशंस हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि, और उसके सारे जो कॉज हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू ऑल नीडी स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सारे जो लोग जिनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरे वीडियोस में कुछ कंटेंट भी रहते हैं प्लस एक्सप्लेनेशंस रहता है, और ये स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स को मैं ध्यान रख करके बनाती हूँ जिनके पास में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास में रिसोर्सेस नहीं हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, और अगर फ़ोन है, बुक्स, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है हर तरीके के बुक को ख़रीदना। स्पेशली बीएससी और एमएससी लेवल पे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए, तो इसलिए मैं कंटेंट भी इसमें रखती हूँ अपने वीडियोस में, और प्लस एक्सप्लेनेशन भी रखती हूँ। तो इसीलिए काइंडली शेयर माय वीडियोस, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो भी नीडी हैं उन्हें, और इस मेरे साथ बने रहने के लिए और इस टॉपिक को जो भी पीसफुली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।